तवांग मामले को लेकर संसद में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। इस पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार भी किया। अमित शाह ने कहा कि तवांग में झड़प के बाद भारतीय सैनिकों ने वीरता दिखाई और चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा। कांग्रेस पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि 1962 में कांग्रेस के शासन में चीन ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। चीन ने हजारों एकड़ जमीन हथिया ली थी। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। दूसरी तरफ अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, जब संसद में रक्षा मंत्री बोलने वाले थे तो पहले अमित शाह ने क्यों बयान दिया? सदन के अंदर ऐलान कर चुके हैं कि 12 बजे लोकसभा में, 12:30 बजे राज्यसभा में ये रक्षा मंत्री अपने बयान पेश करेंगे। उसके पहले किस हैसियत से एक गृह मंत्री अपने बयान पेश करते हैं, वो भी सदन की बाहर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास इस वक्त मेहमान जुड़े हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ है। ब्रिगेडियर थापर, आपका बहुत स्वागत हम करते हैं इस चर्चा में। चीन की तो वैसे सारी पुरानी आदत रही है, पहले चोरी ऊपर से सीना जोरी, लेकिन ये जो बार बार कोशिश चीन कर रहा है, जैसी कोशिश हमें तवांग में भी देखने को मिली है, क्या चाहता है चीन और क्या संकेत मिल रहे हैं? या क्या ये मामला वाकई संगीन है, जो इस बार का जो इंसिडेंट हुआ है तवांग में, जो हमने देखा 9 दिसंबर को? देखिए, मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ये जगह विवादित जगह है और दोनों देश इसके ऊपर साइन कर चुके हैं। दोनों एग्री करते हैं कि इस विवादित है, कि ये तुम्हारी नहीं है, तो वो कंट्रोवर्शियल है, तो साइन कर चुके हैं। इससे पहले भी किसी जमाने में 2005-6 में चाइनीज पेट्रोल इस इलाके में आती थी और इससे थोड़ा सा आगे भी की तरफ, इंडिया की तरफ आती थी। लेकिन 2009-10 में इंडिया ने एक ऐसी जगह ऑक्यूपाई कर ली जिससे कि ये आवागमन जो चाइनीज पेट्रोल का वो खत्म हो गया। तो ये तकरीबन हर साल छोटी मोटी मुठभेड़ होती है, क्योंकि चाइनीज कोशिश करते हैं कि वो हिस्टोरिकली जहां पहले जाते थे वो आने की कोशिश करें, लेकिन पिछले 10-12 साल से हम उनको आने नहीं दे रहे। पीछे भी झड़पें हुई हैं और कोई सीरियस नहीं हुई। आपको याद होगा एक बार कुछ सिख सोल्जर्स की और चाइनीज सोल्जर्स की लड़ाई की और कुछ दीवार गिराते हुए भी फोटोएं आई थी थोड़े साल पहले। ये सब इस जगह की है। तो ये एक तरीके से कहना चाहिए कि हर साल होता है। स्केल थोड़ा हाई और अब मैं समझता हूं कि शी जिनपिंग के चाइना में जो अभी चल रहे हैं हालात, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसका शायद थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए ये कोशिश की गई हो, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है, यहाँ पेट्रोलिंग बहुत मुश्किल है। बर्फ ये 17,000 फुट पे है, 3-4 फुट बर्फ होती है और मौसम बहुत खराब होता है और रात के समय मूवमेंट बहुत मुश्किल होती है। तो ये करना कोई इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, तभी वो कर रहे हैं। तो शायद ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए जो इंटरनल उनके प्रोटेस्ट चल रही हैं। अब आगे क्या होता है ये देखने की बात है। अभी तो जहां तक मुझे पता है उनको खदेड़ा गया वहां से, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ क्योंकि जब वो नीचे से चढ़ना शुरू करते हैं उनको आधा पौना घंटा लगता है, तब तक हमारे वहां पर सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं और उन्होंने उनको खदेड़ दिया। और छोटे जैसे रक्षा मंत्री ने बोला, दोनों साइड में थोड़ी आई हैं, उनको ज्यादा हमारे को कम। अब ये दोबारा उसको करते हैं नहीं, ये देखने की बात है कितने लेवल तक ये जाता है। वैसे जैसे मैंने कहा, हर साल ऐसी कुछ ना कुछ हरकत छोटी मोटी होती है, तो इससे हमें लेकिन अगर इसको बड़े तौर पे देखा जाए, जैसे क्योंकि ये जो अरुणाचल का बॉर्डर है तकरीबन सेटल के कुछ कंटेंशियस विवादित जगह है एंड बाकी उसके ऊपर बड़ी स्ट्रांग पोजीशंस है।
लेकिन यहां पर तकरीबन लाइन राइट सर। तो ये लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल तकरीबन बिल्कुल, दोनों को बिल्कुल। मालूम है। तो ये है। अब आगे सर देखते हैं मैं कि इनफैक्ट क्या यही होता है। आपने एक बहुत, हाँ बिल्कुल, मैं इनफैक्ट सर मैं यही आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि इस झड़प के बाद हमने देखा कि भारत ने तो निगरानी डेफिनेटली बढ़ा ही दी है, वायुसेना ने इलाके में अपनी समग्र निगरानी बढ़ाई है, पर जो चीन है वो भी काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। तो टेंशन में चीन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर ये समझना जरूरी है कि अभी औली में भारत और यूएस का संयुक्त सेनाभ्यास हुआ था। ये एक खींच है चीन की, क्योंकि एक हफ्ते के बाद ही तवांग में ये हमें एक फेस ऑफ देखने को मिला है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो खिंचाव बढ़ रहा है। ये आपने यूएस के साथ जो एक्सरसाइज ओली में बताया, उन्होंने चाइना ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट भी किया है कि 100 किलोमीटर आईबी के नजदीक है, अंदर अंदर है। दूसरा, जो इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया है जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ, उसकी वजह से भी चाइना को ठेस पहुंची है कि ये उसको अब वो समझ रहा है कि हिंदुस्तान उसके अगेंस्ट खड़ा है, और खड़ा इन द सेंस कि हम स्ट्रांग हैं, कोई वीक कंट्री नहीं है। तो उसको इस बात की भी फिक्र है कि ऑलरेडी उसकी ईस्ट कोस्ट पे जापान, ताइवान, यूएस के साथ है, और इधर चाइना के साथ भी अगर हिंदुस्तान के साथ भी अगर मुठभेड़ के चांसेस हैं तो चाइना को तकलीफ है। तो इसलिए अब पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जब से लेह लद्दाख में हुआ है, चाइना ने भी और हिंदुस्तान ने भी अपनी तैयारियां में बहुत बढ़ोतरी की है। सड़कें काफी नजदीक तक आ गई हैं, ट्रुप्स कंसंट्रेशन नजदीक आ गया है, बैरक्स बन गई हैं, हवाई अड्डे और भी नजदीक हो गए हैं, आर्टिलरी भी और टैंक भी नजदीक आ गए हैं। तो दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस फोर्टिफाई कर ली हैं कि अगर दुश्मन अगर कुछ करे, हमने इसलिए कि चाइना अगर कुछ करे और चाइना ने वाइस वर्सा कि अगर हिंदुस्तान कुछ करे, तो दोनों ने अपनी। पर मैं आपको ये बताऊं कि हमारी दोनों लेह में भी और इधर भी हमारी जो पोजीशनें हैं काफी स्ट्रांग है, काफी संख्या में ट्रुप्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि चाइना अगर कुछ करना भी चाहे तो खास कुछ कर पाएगा इन इलाकों में। तो निश्चिंत रहना चाहिए हमें। हिंदुस्तान की फौज थापर, जो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री हम देख रहे हैं लद्दाख का विवादित स्पेस है, फिर हम देख रहे हैं पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है, फिर हम देख रहे हैं बांग्लादेश, बर्मा, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो डेफिनेटली अभी अगर हम समझें आपसे, फोकस कहां पर रखने की जरूरत है, क्योंकि खतरा सिर्फ एक तरफ से नहीं है, चौतरफा खतरा है। आर वी वेल इक्विप्ड? यस, डेफिनेटली वी आर वेल इक्विप्ड। खतरा हमें हमेशा ये याद रखिए कि एनिमी नंबर 1 चाइना है, क्योंकि चाइना सशक्त है, इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, और साइंटिफिक उसकी टेक्नोलॉजी भी हाई लेवल की है। पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान हमसे बहुत वीक है, उसकी इकोनॉमी नहीं है, वो हमसे लड़ भी नहीं सकता। एक लोकलाइज वॉर लड़ सकता है जिसमें कुछ गेन्स नहीं होंगे, उसको आज तक ना हुए हैं ना होंगे। 47-48 छोड़ दिए अगर वो पॉलिटिकल मास्टर, उसके हर लड़ाई में वो हमसे हारा है। तो लेकिन खतरा कहां से है? वो चाइना से है, क्योंकि अगर चाइना के साथ हो, सुपर पावर है, हम भी मेजर पावर है, लेकिन वो सुपर पावर इस टाइम अगर देखा जाए तो वर्ल्ड नंबर 2 है अमेरिका के बाद। तो चाइना और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो तकरीबन नंबर 1 ही है। तो चाइना से हमें थोड़ा सा एप्रीहेंशन है, और उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान, मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, पाकिस्तान is not a threat any longer. बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब जिस तरीके से चाइना अभी बैकफुट पर है, एक तो उनके अंदरूनी हालात है, उसकी वजह से कोविड ने काफी ज्यादा पीछे उन्हें धकेल दिया है, ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल सर यही जानना चाहती हूं, जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं वो इस पूरे विवाद के आपको कुछ नजर आते हैं? कुछ खास तैयारी, कुछ खास प्रयास करने की जरूरत है इस पूरे मुद्दे को लेकर?
देखिए, दोनों देशों को पता है कि लड़ाई इज नॉट एन ऑप्शन। लड़ाई दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, इकोनॉमिकली दोनों को बर्बाद कर सकती है। हमको तो डेफिनेटली कर सकती है। चाइना की जो रेस है टू बी नंबर 1 इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, वो काफी हद तक पीछे आ जाएंगे, जहां से शुरू किए थे बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए लड़ाई दोनों के हित में नहीं है। तो दोनों को डिप्लोमेटिक लेवल पे ही बात करनी चाहिए और बात करके इसको सोल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का, लड़ाई इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन। आज के दुनिया में लड़ाई एक ऑप्शन नहीं रह गया। रशिया ने जरूर यूक्रेन पे अटैक किया है, लेकिन लड़ाई एक ऑप्शन रह नहीं गया। तो और न्यूक्लियर वेपन्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कन्वेंशनल लड़ाई कितनी देर तक आप लड़ सकते हैं? और पहाड़ों का, हमारे बॉर्डर पहाड़ों पे है, आप जो मर्जी कर लें, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। तो कोई गेन नहीं होंगे लड़ाई से। तो ये दोनों देशों को पता है, और डिप्लोमेटिक लेवल पे ही गिव एंड टेक के साथ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वही दोनों देशों के लिए बेहतर है। पर सर, आपको लगता है चीन एक्चुअली इंटरेस्टेड है किसी भी तरीके के डिप्लोमेटिक समाधान को लेकर? क्योंकि उसकी हरकतों से तो नहीं लगता है, जिस तरीके से वो पलट जाता है, उसके एक्शंस उसकी बोली को मैच नहीं करते हैं। यू थिंक इतना ज्यादा आसान होगा चीन के साथ इस तरीके से डिप्लोमेटिकली इस मुद्दे को सुलझाना? जी, मुश्किल तो होगा जरूर, क्योंकि चीन देख रहा है, चीन अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है इतना कि बाकी देख उसके शेयर साइज और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से डर जाएं, मिलिट्री पावर से डर जाएं। लेकिन हिंदुस्तान नहीं डर रहा। तो उसको वो इरिटेट कर रहा है कि हिंदुस्तान हमसे डर क्यों नहीं रहा, और क्योंकि हिंदुस्तान भी अब सशक्त मुल्क है। तो ये टाइम लगेगा। वो चाहता है कि डरा के रखे हमें, क्योंकि हम ही एक देश उसके बॉर्डर पे रह गए हैं जो उसको एक बराबर की टक्कर दे सकते हैं। तो ही वांट्स टू सबड्यू अस, लेकिन हम सबड्यू हो नहीं रहे। तो अब ये तो मोदी जी या आने वाले प्रधानमंत्री या फॉरेन मिनिस्टर्स की काबिलियत पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बात करें, कैसे चाइना के साथ संबंध आगे बढ़ाएं, ताकि शांति रहे बने आगे जाके। मुश्किल होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा।